हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th सिविक्स चैप्टर फर्स्ट वाई डेमोक्रेसी। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड अल्टीमेटली वाई डेमोक्रेसी हैज बिकम ए नेसेसिटी। एज वी नो, डेमोक्रेसी की शुरुआत 17th सेंचुरी से शुरू होती है। 18th-19th सेंचुरी में ये और वाइड स्प्रेड हुई। लिबरलिज्म लॉक की थ्योरी आती है और लॉक की थ्योरी से डेमोक्रेसी की थ्योरी निकलती है। 20th सेंचुरी को डेमोक्रेसी का एरा कहा गया है और नाउ वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी। ऑफ कोर्स वी कैन से दैट इट हैज़ बिकम टू मच वाइडेंट। अब व्हाट इज डेमोक्रेसी? तो डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, ये जो लिंकन की परिभाषा, जो वेल नोन परिभाषा है, इससे हम यदि डिराइव करें, और भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, ब्राइसी की, सीले की, जिसमें कहा गया है कि जनता का अधिकांश भाग या जनता हिस्सा लेती है। तो इससे ये होता है कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एलेक्ट देयर रूलर, यानी कि जहां पर जनता अपने शासन को चुनती है। एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी के हिंदी रूपांतरण में 3 मीनिंग होते हैं। पहले प्रजातंत्र, जब फ्यूडलिज्म खत्म हुआ और नेशन स्टेट आए, नेशन स्टेट के जो कंसेप्ट शुरू, जहां लॉक से शुरुआत होती है लिबरलिज्म की थ्योरी और फिर नेशन स्टेट बनने शुरू होते हैं, तो उस समय प्रजातंत्र कहा गया। बाद में ये और थोड़ी सी इसका विस्तार हुआ, इसका एक्सटेंशन हुआ, इसकी गहराई मिली, इंटेंसिटी मिली, और डेमोक्रेसी का जो हिंदी रूपांतरण, इंग्लिश वर्ड एक ही है डेमोक्रेसी, इसका 3 हिंदी रूपांतरण है। पहले प्रजातंत्र, फिर अब हुआ लोकतंत्र, यानी कि पहले सब्जेक्ट से पब्लिक, और जैसे 20th सेंचुरी आता है, 20th सेंचुरी में प्रजातंत्र और ज़्यादा, प्रजातंत्र से लोकतंत्र, और लोकतंत्र अब और ज़्यादा वाइड स्प्रेड हुआ, और स्मूथ हुआ, और इंटेंस हुआ, और वाइडेंट हुआ, और अब इसे जनतंत्र कहा जाने लगा। यानी एक डेमोक्रेसी के प्रजातंत्र, लोकतंत्र और जनतंत्र, सब्जेक्ट पीपल, पब्लिक और अब पीपल। जनतंत्र का मतलब यह है कि देखिए, जब प्रजातंत्र कहा जाता है, इसका मतलब ये कि जनता को अपने शासक चुनने का अधिकार था, जनता इलेक्शन में भाग ले सकती थी, यानी कि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज है उसमें भाग लेना, अपने फंडामेंटल राइट की डिमांड करना, ये प्रजातंत्र। लोकतंत्र का मतलब हुआ जब पब्लिक कहा जाने लगा, यानी कि जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो टुवार्ड्स द पब्लिक उनका ओरिएंटेशन हो, यानी कि लेजिटिमेट, अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट की जो डेमोक्रेसी की थीम होती है उसकी डिमांड होने लगी। और जनतंत्र का मतलब ये कि नाउ पीपल हैव नॉट ओनली राइट टू कंटेस्ट द इलेक्शन एंड टू बिकम ए रिप्रेजेंटेटिव, बट आल्सो इससे भी बढ़ करके अब क्या हो गया कि पीपल हैव राइट टू रिकॉल द रिप्रेजेंटेटिव। अपने देश में भी पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत मध्य प्रदेश, राजस्थान और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां की जनप्रतिनिधि, ये पंचायत राज संदर्भ में बात कर रहा हूं, जिसमें जिला लेवल, ब्लॉक लेवल और स्थानीय जो लोकल बॉडीज जिसको कहते हैं, जो 73rd और 74th अमेंडमेंट से हुआ है, तो उसके प्रतिनिधि यदि जनता के एक्सपेक्टेशन के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, तो जनता को ये राइट है, वहाँ के वोटर्स को ये राइट है, उसका एक निश्चित परसेंटेज बनाया गया है, इट मे बी वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, कि जिसके अनुसार दे मे रिकॉल द रिप्रेजेंटेटिव। तो ये जनतंत्र, यानी जनता की असली जो डेमोक्रेसी की असली जो थीम है, जो रियल थीम है कि जनता के हाथ में ताकत, तो यहाँ पर जनता की अल्टीमेट ताकत दिखाई देती है कि वो अपने प्रतिनिधि को रिकॉल भी कर सकते हैं, यानी कि उनका टेन्योर पूरा होने से पहले ही उनको बुलाया, वापस बुलाने का मतलब ये हुआ कि उस सीट पर दूसरा चुनाव होगा, ठीक है, बीच की अवधि के लिए। अब डेमोक्रेसी 2 तरीके की हो सकती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑफ कोर्स केवल स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन्स में या कुछ छोटे छोटे देशों में, जो बहुत छोटे देश हैं, वहाँ पर ही हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है कि जनता खुद ही कानून बनाए, खुद ही उसको इम्प्लीमेंट कराए, और यानी कि लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव, जुडिशरी का काम में जनता खुद भागीदार बने। ऑब्वियस सी बात है, ये छोटे देशों में ही संभव है। मान लीजिए कि कोई कानून बनाना होगा तो सारी देश की जनता एक जगह बैठे, ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसा वही संभव है जिसकी आबादी कुछ हजारों में या लाख तक में हो सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरा जो टाइप है, जिसको
इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, क्योंकि इस सिस्टम में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वही रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए कानून बनाते हैं। यदि पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो उसी से मिनिस्ट्री जो एग्जीक्यूटिव का काम करती है वो फॉर्म होती है, और यदि पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम के तहत एग्जीक्यूटिव भी जनता डायरेक्टली चुनती है। अब डेमोक्रेसी की क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स हो सकते हैं, तो सबसे पहली तो इसके फीचर और मेरिट को हम देखेंगे तो काफ़ी समानता मिलेगी। सबसे पहला चीज़ तो ये हुआ कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यहाँ पर होगा, यानी दूसरा पॉइंट कि बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ जेंडर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ जेंडर, कास्ट और रिलीजन, एवरी सिटीजन हैज राइट टू हिज और हर वोट। ठीक है, यानी कोई भी स्त्री पुरुष बिना किसी धर्म जाति के भेदभाव के, भेदभाव क्या होगा तो एज, क्योंकि मिनिमम जो एज होगी वो जरूरी है। जैसे अपने देश में 18 साल है, ठीक है, कहीं पर 20 साल भी है, किसी देश में 22 साल भी है। तो एज इसलिए की गई है क्योंकि उसके बाद ही कहीं भी ये माना जाता है कि वो व्यक्ति ऐसे डिसीजन लेने के लिए वो अपने रीजन का इस्तेमाल करेगा। तो दूसरी बात ये हो गई। तीसरी चीज़ ये कि ये फंडामेंटल राइट्स और ये सारी जो चीज़ें, इसका फंडामेंटल राइट्स, और उसी तरीके से देखिए वोटिंग भी हमारा पॉलिटिकल फंडामेंटल राइट है पहली चीज़। तो ये फंडामेंटल राइट के तहत ही ये वोटिंग का राइट, जिसको यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज कहते हैं, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, इसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में होगा। जैसे हमारे देश में आर्टिकल 324 में ये मेंशन है। नेक्स्ट ये है कि डेमोक्रेसी एक डेमोक्रेसी लेजिस्लेटिव जो चुनाव होता है उसके बाद लेजिस्लेटिव फॉर्म होती है, ऑफ कोर्स हमारे लिए कानून बनाती है। तो व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है, लेजिस्लेटिव जो कानून बनाती है, वो कहीं ना कहीं से उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट है, बिकॉज वी हैव इलेक्टेड आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। दैट्स वाई ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि हम कानून क्यों मानते हैं, तो इसमें इसी का आंसर यहाँ पे डिराइव किया जा सकता है कि क्योंकि हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना है, ठीक है, और चुनाव में जो डिक्लेरेशन होती है उसको फुलफिल करने के लिए कानून बनते हैं। या ऐसा लगे व्यवस्थापिका को, लेजिस्लेटिव को ऐसा लगे कि ऐसे कानूनों की आवश्यकता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, फॉर द रिक्वायरमेंट, फॉर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल, तो ये सारी बातें होती हैं। नेक्स्ट है कि लेजिटिमेट, रिप्रेजेंटेटिव और अकाउंटेबल गवर्नमेंट डेमोक्रेसी की मेन थीम है। उसके बाद कंसेंट ऑफ द पीपल, क्योंकि लोकतंत्र ही एक ऐसा चीज़ है जिसमें जनता की सहमति होती है, बाकी एरिस्टोक्रेसी में नहीं मिलेगा, ओलिगार्की में नहीं मिलेगा, या मोनार्की तो राजतंत्र होता ही है। तो यही एक सिस्टम है जो कंसेंट पे आधारित होता है, और कंसेंट इस बात पर भी आधारित होता है कि यहाँ अपोजिशन को भी पर्याप्त जगह होती है। यानी अपोजिशन, ठीक है, जो अपोजिशन पार्टियां होती हैं किसी मुद्दे पर यदि विरोध करेंगी तो उनसे एक सहमति का भी दायरा रहता है। इसीलिए इस पॉइंट से यहाँ पर ये भी डिराइव हो गया कि डेमोक्रेसी ही एक ऐसी सरकार की कार्य प्रणाली का सिस्टम है, या यूं कहें कि यही एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पीसफुल, शांतिपूर्ण ढंग से विकास किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि जनता के हाथ में सारी प्रक्रिया होती है, जो भी शासन में परिवर्तन लाना होता है वो जनता अपने वोट सिस्टम से कर सकती है। और नेक्स्ट कि यहाँ पर डिग्निटी ऑफ, डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की बात हम करेंगे तो चाहे वो हमारी लिबर्टी, इक्वलिटी और राइट टू स्पीच की बात हो, चाहे वेमेंस या चिल्ड्रन प्रोटेक्शन की बात हो, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो कि स्टेट को ये डायरेक्ट किए जाते हैं कि व्हाट अ स्टेट शुड डू इन द वेलफेयर ऑफ देयर पीपल। तो ये सारी चीज़ें डेमोक्रेटिक सिस्टम में ही हो सकती हैं। ये डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी मेरिट है। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण एक और चीज़ है कि ये एक ऐसे सिस्टम है जिसमें पब्लिक ओपिनियन को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। कोई भी सरकार कभी भी पब्लिक ओपिनियन की उपेक्षा नहीं करेगी। अच्छी से अच्छी सरकार यदि पब्लिक ओपिनियन की उपेक्षा करेगी, ऑब्वियस सी बात है अगले चुनाव में जनता उसका जवाब दे सकती है, वो सरकार बदल जाएगी इस स्थिति में। कहने का मतलब कि ये हमेशा सरकार को एक रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए उसको एक अल्टीमेटम देती है जो पब्लिक ओपिनियन से आता है। तो दैट्स वाई। और सबसे लास्ट का महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि चूंकि 20th सेंचुरी के बाद का जो 20th सेंचुरी के और
के बाद का जो समय है वो डेमोक्रेसी का समय ही है। और ऑब्वियस सी बात है कि आज वर्ल्ड के मोर देन 2/3 कंट्रीज आइदरली फॉलो द डेमोक्रेटिक सिस्टम, और कुछ देशों में ऐसा भी है कि जहां डेमोक्रेसी नहीं है लेकिन डेमोक्रेसी अपने आप को कहते हैं। अब सवाल इसी में है कि यदि डेमोक्रेसी वहां पे फुलफिल नहीं होती, उसके पैरामीटर, उसके नॉर्म्स नहीं फुलफिल होते, तो डेमोक्रेसी कहने का मतलब क्या है? ऑब्वियस सी बात है कि इससे डेमोक्रेटिक सिस्टम की पॉपुलैरिटी पता चल जाती है कि डेमोक्रेसी आइदरली दोज कंट्रीज who use the democratic system as a mask. Now question arises, why they use it as a mask? Because it has become so popular. It is based on the consent. It is considered that this system is in the favor of dignity of its people. तो इससे क्या होता है कि एक ये मान लिया जाता है कि जहाँ पर डेमोक्रेसी है वो पीस लिविंग कंट्री होगा, डेवलपिंग और डेवलप की ओर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसलिए इसको मास्क के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अगला कारण है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम अदर सिस्टम की अपेक्षा इतना ज़्यादा पॉपुलर और इतना ज़्यादा एक तरह से कहें हम कि ओमनीपोटेंस की ओर बढ़ते जा रहा है, तो शायद गलत नहीं होगा। अब कुछ देशों के एग्जाम्पल्स हैं जिसमें जहाँ पे जैसे जब हमने कहा कि डेमोक्रेसी एज ए मास्क, तो वो डेमोक्रेटिक अपने आप को कहते हैं लेकिन डेमोक्रेसी फुलफिल नहीं हो रही है। इसको हम एक एक करके एग्जाम्पल्स के रूप में रख के पढ़ेंगे। जैसे चाइना, तो चाइना में डेमोक्रेसी कहा जाता है कि डेमोक्रेसी है, लेकिन चाइना में मार्क्सिज्म है। ऑफ कोर्स मार्क्सिज्म, मार्क्स की थ्योरी के अनुसार ही मार्क्स यूज्ड टू से दैट पार्लियामेंट इज नथिंग बट द शॉप ऑफ टॉक्स। डेमोक्रेसी को मार्क्सिज्म और डेमोक्रेसी दोनों दो पोल पर हैं। ऑब्वियस सी बात है कि चाइना की डेमोक्रेसी, जिसको वो कैंटन मॉडल डेमोक्रेसी कहते हैं, वो डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि जहाँ कम्युनिज्म होता है वहाँ एक ही पार्टी सर्वाइव करती है और वो कम्युनिस्ट पार्टी होती है। ऑब्वियस सी बात है कि जब एक ही पार्टी होगी, देयर विल बी नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेकेंड पार्टी इन दैट कंडीशन, कि वहाँ पर कोई कंपिटेटिव इलेक्शन नहीं होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जैसे सब की बात ही नहीं होगी, क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं होगा। जो पार्टी पॉलिट ब्यूरो कैंडिडेट हर क्षेत्र से चुनेगा, जिसको खड़ा करेगा, वो व्यक्ति उसी तरीके से चुन लिया जाएगा। ये अलग बात है कि वोट देना वहाँ के लिए कंपल्सरी हो जाता है। तो चाइना का मॉडल। दूसरी चीज़, डिग्निटी की भी बात की जाए तो चाहे वो ताइवान के इशू को ले लें, चाहे इंटरनेशनल इशू भारत के साथ संबंध को ले लें, या देश के अंदर उनके यहाँ कई बार ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स यूनियन वगैरह पर जिस तरीके से बर्बरता की जाती है, ये कहीं से भी डेमोक्रेटिक सिस्टम की जो डिग्निटी है, इंडिविजुअल्स डिग्निटी है, जो फंडामेंटल राइट्स है, कि राइट टू स्पीच है, अपनी बातों को कहने का अधिकार है, तो ये वहाँ पर नहीं होता। दैट्स वाई कि चाइना का सिस्टम में प्योरली डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, क्योंकि मार्क्सिज्म है, डेमोक्रेसी एज ए मास्क है। सेकेंड एग्जाम्पल है, फिजी को ले लेते हैं। तो फिजी में इंडियंस जो सिटीजन्स हैं, जो बाद में जब ब्रिटिश सिस्टम था तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत सारे लोगों को फिजी, सूरिनाम, ट्रिनिडाद टोबैगो और अन्य कई देशों में अफ्रीकी कंट्रीज वगैरह में भेजा जाता था, यहाँ से बॉन्डेड लेबर बना करके। 10th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, उसमें कामागाटा मारू एक उसमें एपिसोड भी है, एक घटना है। तो जो इंडियंस वहाँ पर गए, उनको जो वो वोट करते हैं, उनकी वोटिंग वैल्यू वहाँ के जो लोकल फिजियन हैं उनकी वोटिंग वैल्यू से कम है। ऑफ कोर्स ये कहीं ना कहीं डिसिमिलैरिटी होगी, डेमोक्रेटिक पैरामीटर के खिलाफ है। तीसरा एग्जांपल है मेक्सिको का। मेक्सिको में 1930 से एक पार्टी PRI चली आ रही थी, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, और उस पार्टी का लगातार 80-90 सालों तक कब्जा रहा सत्ता पर। ऑब्वियस सी बात है, यही एग्जाम्पल जिम्बाब्वे के संदर्भ में है। जिम्बाब्वे में JANU-PF पार्टी, जो रॉबर्ट मुगाबे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और कह लीजिए ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑब्वियस सी बात है कॉलोनियलिज्म और फिर ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, यानी कि ब्रिटिश सिस्टम के खिलाफ, इंपीरियलिज्म के खिलाफ उन्होंने लड़ा उनकी लीडरशिप में, जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी का रोल है। बट लेटर डेज में उन्होंने सत्ता पर कंटिन्यू कब्जा बनाने के लिए चुनाव में बहुत सारी गड़बड़ियाँ की। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेक्सिको या जिम्बाब्वे, जहाँ की इलेक्शन की प्रोसेस में सिर्फ इस बात के लिए कि सत्ता पर कब्जा मेंटेन रखा जाए, जो प्रक्रियाएं अपनाई गई वो कहीं से भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लायक नहीं है, डेमोक्रेटिक पैरामीटर के खिलाफ है। इसलिए दोनों ही देशों में चेंजेस आए और डेमोक्रेटिक सिस्टम आज के डेट में जिम्बाब्वे में भी उनको छोड़ना पड़ा रॉबर्ट मुगाबे को। यही घाना में क्वामे नक्रुमा के साथ हुआ।
उसके बाद पाकिस्तान का एग्जाम्पल है, तो पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ का जो एग्जाम्पल है, 99 में मिलिट्री coup करके परवेज़ मुशर्रफ ने सत्ता ग्रहण की। पाकिस्तान के पिछले आज़ादी के लगभग 75 सालों में लगभग आधे से ज़्यादा समय में वहाँ पे मिलिट्री coup हुआ है। कोई सैनिक तानाशाह सैनिक फौजी जो कमांडर होता है, जो चीफ होता है, वो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटा करके, राष्ट्रपति को हटा करके और सत्ता पर कब्जा कर लेता है। सिमिलरली इट हैपेंड सो इन 99 और 2002 में जब नेशनल और इंटरनेशनल प्रेशर पड़ने लगा तो उन्होंने एक रिफरेंडम कराया। रिफरेंडम क्या होता है कि जनता की उस पर स्वीकृति, हालांकि उनके चुने हुए लोगों ने रिफरेंडम में हिस्सा लिया, लेकिन उसके तहत और रेफरेंडम के साथ ही उन्होंने एक इस बात पर भी रेफरेंडम लिया कि पूरी पावर अपने हाथ में, प्रेसिडेंट मिलिट्री को करके फिर प्रेसिडेंट बन गया, तो प्रेसिडेंट के हाथ में ले ली और उसके बाद में नेशनल असेंबली को भंग करने का भी अधिकार उन्हें मिल गया। ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे उस दौरान के शासन को हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते, क्योंकि पहले तो ये कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा करके मिलिट्री coup होना, ही वॉज मिलिट्री कमांडर दैट टाइम, और थर्डली कि जो रेफरेंडम हुआ वो भी इलेक्टेड लोगों का था, पूरे पाकिस्तान के लोगों का नहीं था। तो इस तरीके से ये एक और एग्जांपल है सऊदी अरबिया का। सऊदी अरबिया में वेमेंस को वोटिंग नहीं था और इसके चलते सऊदी अरबिया की भी डेमोक्रेसी को हम एक मास्क डेमोक्रेसी कहेंगे। इन ब्रीफ यदि कहा जाए तो वाई डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि डेमोक्रेसी हैज़ become so popular in the contemporary world that in lack of this system nobody can expect the protection of fundamental right, individual dignity and overall the development of country as well as in the favor of internationalism। आप लोग में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने किया है अपने बाकी के फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उनको भी ये नोट्स उपलब्ध होती रहे। साथ ही आप इसको लाइक करिए, और यदि आपके कुछ और भी एक्सपेक्टेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। थैंक यू।